हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केबी लर्निंग्स में। आज के इस वीडियो में अपने लोग कवर करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग, यानी कि किडनी का जो फंक्शन है यानी कि जो यूरिन का फॉर्मेशन है या फिर जो भी किडनी में जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, उसके बारे में आज अपने लोग जानेंगे। और इसी में अपने लोग पढ़ेंगे एक मैकेनिज़्म जिसका नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में अपने लोगों ने कवर कर लिया था जो अपना जो यूरिन को कंसंट्रेशन करने वाला जो टॉपिक था हमारे पास, जिसमें बेसिकली अपने लोगों ने काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में बातचीत की थी। ठीक है, अब इस वीडियो में अपने लोग बात कर लेते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग के बारे में। किडनी फंक्शन के बारे में अपने लोग जानते हैं कि कैसे किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है। ब्रेन से होगा, कुछ पार्ट हमारा लंग्स से, कुछ हार्मोन्स वगैरह आएंगे, कुछ हार्ट का भी कुछ रोल है उसमें, उसको अपने लोग इस वीडियो में जानेंगे। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही काफ़ी सारी वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिलती रहेंगी। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हम लोगों को बता सकते हैं। चलिए फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग के बारे में। देखिए, किडनी फंक्शनिंग क्या है, किडनी किस तरीके से फंक्शन कर रही है उसके बारे में अपने लोग जानेंगे। तो यहाँ पे अपने लोग स्टार्ट करते हैं। द फंक्शन ऑफ किडनी इज इफेक्टिवली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए, जो भी किडनी की फंक्शनिंग हो रही है वो इन्वॉल्व है किस तरीके से, यहाँ पे हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, जब कोई भी चीज या फिर जो अपनी बॉडी में जो भी फंक्शनिंग हो रही है वो रेगुलेट की जाए हार्मोन्स के थ्रू। ठीक है, तो हार्मोन इसमें बेसिकली इन्वॉल्व हो रहा है और उसका जो फीडबैक वाला मैकेनिज्म है वो, देखिए ये जो हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म है ये अपने आप में ही एक टॉपिक है, इसे अपने लोग आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि किडनी की जो भी फंक्शनिंग हो रही है वो परफॉर्म की जाएगी हार्मोन्स के द्वारा। हार्मोन से रिलेटेड जो भी फंक्शनिंग है वो किडनी की होगी। यानी कि किडनी में अगर कोई भी, मान लीजिए कि जैसे यूरिन फॉर्मेशन इंक्रीज करना है तो हार्मोन के थ्रू जो रेगुलेशन है वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये अपने लोगों को बेसिकली बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिए हार्मोन जो हैं जो कि किडनी में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास। देखिए, कुछ हार्मोन्स हमारे निकलेंगे कहाँ से, हाइपोथैलेमस से निकलेंगे। कुछ हमारे पास JGA यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस के बारे में, जिसे अपने लोगों ने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है बहुत ही डिटेल में, तो वहाँ से कुछ हार्मोन्स वगैरह निकलेंगे। और कुछ हमारा जो थोड़े बहुत जो हार्मोन हैं वो कहाँ से, हमारे पास जो हार्ट है उससे कुछ जो हार्मोन्स है वो निकलेंगे और रेगुलेट करेंगे किसको, किडनी फंक्शनिंग को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, कुछ जो हमारे पास हार्मोन्स है वो हमारे पास हार्ट से निकल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जानना है कि देखिए ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स देखिए वर्ड में ही समझ में आ रहा है, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ऑस्मो यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मो यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और रिसेप्टर यानी कि सेंसरी, यानी कि ऐसे समझिए कि जिस तरीके से जो फोन होता है उसमें क्या लगे होते हैं, सेंसर, जो कि जो नेटवर्क वगैरह है उसको सेंस करते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से बॉडी में क्या है हमारे पास, ऑस्मो रिसेप्टर। ऑस्मो यानी कि बॉडी का जो भी जिस पर्टिकुलर पार्ट में है, जैसे कि यहाँ पे बात की जा रही है किडनी की, तो यहाँ पे क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाना बॉडी में। देखिए बॉडी में क्या है, सबसे मेन चीज होती है हमारे पास ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाना। ठीक है, तो बॉडी में जितनी भी फंक्शनिंग हो रही है, चाहे वो लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा हो, हार्ट में ब्लड की पंपिंग हो रही हो, किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा हो, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा हो, तो वहाँ पे जो मेन काम है वो किसका होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब जब ऑस्मोटिक प्रेशर हर ऑर्गन का या फिर जो भी फंक्शनिंग हो रही है उसके हिसाब से अलग अलग है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक रिसेप्टर क्या करते हैं, जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर में उस जिस पर्टिकुलर ऑर्गन पे जहाँ पे हमारा ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, ऑस्मोटिक रिसेप्टर, तो वहाँ पे क्या है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया या फिर ज़्यादा हो गया, नॉर्मल लेवल से जब कम हो रहा है या फिर जब ज़्यादा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑस्मो रिसेप्टर जो है हमारी ये एक्टिवेट हो जाएंगे और प्रयास करेंगे उसको, अगर बढ़ गया है
ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इंक्रीज हो गया है तो उसको डिक्रीज करने का यानी कि कम करने का, और अगर कम हो गया है तो उसको इंक्रीज करने का। बेसिकली ये कर क्या रहे हैं, एक नॉर्मल लेवल में लाने की उसको प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ऑस्मो रिसेप्टर क्या है हमारे पास, ये ऑस्मोटिक जो प्रेशर है उसको मेंटेन कर रहे हैं। बेसिकली इतना अपने लोगों को समझना है। ठीक है, अब ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन, देखिए बॉडी में जो भी ऑस्मो रिसेप्टर्स वगैरह हैं, देखिए वो कब एक्टिवेट होंगे, या तो जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है उससे ऊपर चला जाए यानी कि उससे हाई हो जाए, और या फिर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है नॉर्मल कंडीशन से लो हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए क्या है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किन किन चीजों से अफेक्ट हो सकता है। देखिए पहला है हमारे पास ब्लड वॉल्यूम। अगर ब्लड वॉल्यूम नॉर्मली कितना होता है, 5 लीटर्स होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो 5 लीटर्स में से जो भी ब्लड वॉल्यूम है अगर इंक्रीज हो गया है या फिर डिक्रीज हो गया है, बेसिकली अगर चेंज आ गया है ब्लड वॉल्यूम में, तो अपनी बॉडी में क्या हो जाएगा, जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि फाइनली क्या हो रहा है, जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट आएगा। ठीक है, तो बेसिकली जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा तो वहां पे क्या होगा, हमारा ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। देखिए बॉडी में क्या है, कई सारे फ्लूइड हैं। अब जब बॉडी के फ्लूइड कम होंगे या फिर ज्यादा होंगे, उनका जो वॉल्यूम है बढ़ रहा है घट रहा है, तो उसकी वजह से फाइनली अपने लोगों को, जो अगर अपने लोग देखेंगे तो फाइनली इसके होने से क्या हो रहा है, हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें चेंज आ रहा है। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज आएगा तो फाइनली हमारा जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास क्या है, या फिर आयनिक कंसंट्रेशन हो जाए। देखिए जो हमारे पास ऑस्मोटिक बैलेंस है वो कई सारी चीजों को देखने के बाद जो ऑस्मोटिक बैलेंस है कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने लोगों ने कुछ चीजों की बात की है जो अपने लोगों को यहाँ पे समझना है, बाकी चीजों की अपने लोग बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। देखिए यहाँ पे क्या है कि आयनिक कंसंट्रेशन, जैसे कि ब्लड में है, कुछ आयनिक कंसंट्रेशन निकल गया या फिर ऐड हो गया, तो आयनिक कंसंट्रेशन अगर कम या फिर ज्यादा हो रही है तो फाइनली उसका अगर अपने लोग देखेंगे तो कंक्लूजन कहाँ पे आ रहा है, हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, बेसिकली उसमें चेंज हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो ऑस्मो रिसेप्टर है बॉडी में या फिर बॉडी के जिस भी पार्ट में अपने लोग बात कर रहे हैं वहाँ पे जो ऑस्मोटिक रिसेप्टर्स वगैरह हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ही हमारे पास ऑस्मो रिसेप्टर्स के बारे में। अब देखिए क्या है, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर, यानी कि जब बॉडी में अगर कोई फ्लूइड है उसका एक्सेसिव लॉस हो गया है, एक लिमिट है, लिमिट से ज्यादा अगर वो लॉस हो गया है, बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, हमारे पास जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस। देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तब ऑस्मो रिसेप्टर जब एक्टिवेट होगा वो मैसेज भेजेगा किसको, ब्रेन को। अब ब्रेन को मैसेज भेजेगा। अब ब्रेन क्या है, हमारी बॉडी का जो भी फंक्शनिंग हो रही है वो ब्रेन संभाल रहा है, उसका हेड है। ठीक है, तो वो बताएगा कि भाई इस रीजन में ये गड़बड़ आ रही है, इसको सही करो, तो क्या हो जाएगा, कुछ हार्मोन्स वगैरह जो हैं वो रिलीज किए जाएंगे। ठीक है, तो जब ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम में या फिर की बॉडी की जो भी फ्लूइड है उसके वॉल्यूम में जब चेंज हो गया, जब उसमें चेंजेस आ गए, तो हमारे पास पहली बात क्या हुई, देखिए पहली बात क्या है, हमारे पास बॉडी का जो फ्लूइड है उसमें चेंज आ गया। ठीक है, जब चेंज आया तो दूसरी बात क्या हुई, हमारे पास जो ऑस्मो रिसेप्टर थे वो एक्टिवेट हो गए। ठीक है, अब जब ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए तो तीसरी बात क्या है, ऑस्मो रिसेप्टर भेजेंगे सिग्नल हमारे पास ब्रेन के पास। ठीक है, अब ब्रेन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और मैसेज भेजेगा कि भाई इस ऑर्गन को ये हार्मोन की जरूरत है और यहाँ पे जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो मेंटेन करना है। ठीक है, अब जो हमारे पास ब्रेन है वहां से क्या होगा, कुछ हार्मोन्स वगैरह रिलीज होंगे और जो वहां पे जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन कर दिया जाएगा और फाइनली जो हमारा ऑस्मोटिक रिसेप्टर है वो क्लोज हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, क्योंकि अब जो लिमिट है वो जो हमारी नॉर्मल लिमिट है उसमें आ चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा काम है इसका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने लोग समझते हैं इस डायग्राम की मदद से।
देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जब हमारे पास ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए तो वहां से सिग्नल जाएगा हमारे पास ब्रेन में। अब ब्रेन में देखिए कई सारे पार्ट हैं, तो ब्रेन का एक पार्ट है हमारे पास हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस है हमारे पास ब्रेन का पार्ट। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रिलीज करेगा एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं, एडीएच, और इसी का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, वैसोप्रेसिन इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अब फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है, देखिए बेसिकली ये समझिए यहाँ पे, जब हमारे पास ऑस्मोटिक रिसेप्टर से जब सिग्नल आया, उसने भेजा हमारे पास, जो भी ब्रेन है उसके पास सिग्नल गया, ठीक है। अब ब्रेन का हमारे पास जो पार्ट है, जिसे अपने लोग क्या कर रहे थे कि ब्रेन तो ये पूरा है, तो ब्रेन में क्या होता है, कई सारे जो पार्ट होते हैं जो इस पर्टिकुलर जो हमारे पास स्टिमुलाई आया है, जो हमारे पास जो सिग्नल आ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है यानी कि जो ऑस्मो रिसेप्टर है, ये अपने जो मैसेज भेजेंगे वो भेजेंगे हमारे पास ब्रेन का पार्ट है जिसका नाम है हमारे पास हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, हाइपोथैलेमस है, ये है हमारे पास हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये है हमारा ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस में भी उसके देखिए, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, अब हाइपोथैलेमस के अंदर भी कुछ पार्ट होंगे उसके अपने खुद के, ठीक है। तो ये है हमारे पास हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस में क्या है, कुछ पार्ट है हमारे पास न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला, यानी कि बेसिकली ऐसे समझिए हाइपोथैलेमस क्या है, एक हमारे पास ब्रेन का एक हिस्सा है जिसके और भी कई सारे हिस्से हैं, यानी कि हाइपोथैलेमस का एक और उसी का बॉडी का पार्ट है जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस, जो कि हाइपोथैलेमस की बॉडी का पार्ट है। और न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या कर रहा है, अब ये न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या करेगा हमारे पास, एडीएच या फिर जिसे अपने लोग दूसरा नाम दे रहे हैं वैसोप्रेसिन के नाम से, उसको रिलीज कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इतना समझना है, विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस, जब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो गया और वो रिलीज करवा रहा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच और वैसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस रीजन किसका है, हाइपोथैलेमस का। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हाइपोथैलेमस जो बॉडी वाला पार्ट है वो कह रहा है कि अपने देखिए, एक हेड है हमारे पास, एक तो है जो कि पूरा हेड है, ठीक है, उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रेन। तो ये क्या है, लीडर है सबका, ये बोल रहा है भाई तुम ये काम कराओ। अब वो किसी और चीज का हेड है, वो अपने टीम मेंबर से बोलेगा कि भाई तुम्हारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, यानी कि जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है वो किससे बोलेगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस से बोलेगा कि तुम्हारे पास एडीएच है या फिर वैसोप्रेसिन है, उसको रिलीज कराओ। तो एडीएच क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहां तक बात अपने लोगों को समझ में आ गई। अब क्या है, एडीएच फैसिलिटेट द वाटर रीअब्जॉर्प्शन। अब जो एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर जो वैसोप्रेसिन है, ये जब रिलीज हुआ तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है, वाटर को दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा था कि बॉडी से काफी ज्यादा अमाउंट में जो फ्लूइड है वो लॉस हो गया था, ठीक है। अब बॉडी में अपने लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, जो भी फ्लूइड वगैरह बॉडी में है तो उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होगा। तो अपने लोगों को पता है कि जब बॉडी में जब वो फ्लूइड कम हो रहा है तो बेसिकली एडीएच हार्मोन अब रिलीज कराया जाएगा, जो कि फाइनली जो एडीएच हार्मोन का जो काम है वो क्या है कि ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, वाटर को कहेगा बॉडी से जो भी वाटर रिलीज हो रहा है, मान लीजिए कि जैसे काफ़ी ज़्यादा यूरिन हो रही है तो वहाँ से क्या होगा, जो वाटर है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, यूरिन को थोड़ा और कंसंट्रेट कर देंगे, डाइल्यूट कर दिया जाएगा, तो वहाँ से क्या है जो वाटर है उसको बेसिकली रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द टिब्यूल्स thereby preventing the diuresis, यानी कि जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो लेटर पार्ट ऑफ टिब्यूल से यहाँ पे एनसीईआरटी बता रही है। ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है, आप लोग अगर खोल के देखेंगे तो एनसीईआरटी की ये जितनी भी लाइनें हैं सब एक पैराग्राफ अपने लोगों ने उठाया हुआ है। तो लेटर पार्ट ऑफ टिब्यूल से यहाँ पे मतलब है यानी कि जो हमारे पास नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का लेटर पार्ट्स यानी कि जो पीसीडी हो गया, डीसीडी हो गया, कलेक्टिंग डक्ट वगैरह हो गया, तो वहाँ से क्या होगा जो बेसिकली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है उसे और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा और बॉडी में
वाटर का जो लॉस है वो कम हो जाएगा, वाटर बाहर नहीं जा पाएगा, बेसिकली इतना समझना है। अब इसकी वजह से क्या होगा, डाईयूरेसिस। अब डाईयूरेसिस ऐसी कंडीशन होती है बॉडी की जिस कंडीशन में जो बॉडी में जो वाटर लेवल है या फिर जो फ्लूइड लेवल है वो कम हो जाता है और बॉडी से एक्सेसिव वाटर लॉस या फिर जो फ्लूइड लॉस है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रिवेंट कर रहा है डाईयूरेसिस को। जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया, बॉडी वाटर को बाहर निकलने ही नहीं दे रही है, तो क्या होगा, हमारे पास इसको प्रिवेंट कर लिया गया डाईयूरेसिस को, यानी कि बेसिकली वाटर का जो लॉस है उसको कवर कर लिया गया। ठीक है, बाय इंक्रीज इन अ फ्लूइड वॉल्यूम। अब देखिए, अभी तक क्या था, बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो कम हो गया था, जिसकी वजह से जो एडीएच है वो एक्टिवेट हो गया था और फाइनली जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब जब तक एडीएच हमारे पास एक्टिवेट रहेगा तब तक हमारा जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो होता रहेगा। अब बॉडी की लिमिट है कि इस लिमिट तक ही वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो होना चाहिए। ठीक है, तो जब बॉडी की लिमिट है, यानी कि उसको जब लिमिट के आसपास उसका जो लेवल है वो आ जाएगा, तो अब क्या करना है, देखिए लिमिट क्या है, लिमिट से ना ही तो चीजें ऊपर होनी चाहिए ना ही तो चीजें कम होनी चाहिए। ठीक है, तो जब कम थी तो जब वाटर की रिक्वायरमेंट कम थी तो बढ़ते बढ़ते हमारे पास आ गया ये जो नॉर्मल लेवल है वहां तक आ गया। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर इंक्रीज नहीं करना है ताकि फिर लिमिट से बाहर हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या करना है, इसको अब एक फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से जो हमारा ब्रेन है, हाइपोथैलेमस है, उसको बताया जाएगा कि भाई अब बस करो, एडीएच अब ना निकालो, क्योंकि अब जो लिमिट है उसमें जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो आ गया है, बॉडी का जो फ्लूइड है वो अपनी लिमिट पे आ गया है, जो उसका नॉर्मल लेवल रहना चाहिए वहां पे वो आ गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। ठीक है, एंड इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड, यानी कि जब वो बॉडी फ्लूइड में इंक्रीज हो गया, जब वो नॉर्मल लेवल पे आ गया, तब क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया हमारे पास जो ऑस्मो रिसेप्टर्स थे, यानी कि ऑस्मो रिसेप्टर्स ने अब सेंस कर लिया कि भाई जो भी चीजें हैं वो अब नॉर्मल लेवल पे चलने लगी हैं, तो अपने लोगों को अब स्विच ऑफ होना चाहिए। तो ऑस्मो रिसेप्टर जब स्विच ऑफ हो जाएंगे तो बेसिकली एक फीडबैक जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास ब्रेन है उसका जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है कि भाई अब ऑस्मो रिसेप्टर क्या है, स्विच ऑफ हो गया है, तो अब जो एडीएच का जो रिलीज है उसको बंद कर दिया जाए। तो हाइपोथैलेमस जो भेजेगा सिग्नल किसके पास, हाइपोथैलेमस भेजेगा न्यूरो हाइपोफाइसिस के बाद कि भाई अब बस करो, रिक्वायरमेंट बॉडी की पूरी हो गई है। तो फाइनली जो हमारे पास एडीएच है या फिर जो वैसोप्रेसिन है उसका जो रिलीज है वो कम हो जाएगा। ठीक है, एडीएच कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शनिंग बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स। देखिए एडीएच क्या है, बॉडी में कई सारी तरीके से, देखिए एक हार्मोन जब रिलीज होता है ना तो पर्टिकुलर, देखिए उसका एक काम तो डिफाइन होता है कि ये तो काम करना ही करना है, उसके साथ साथ वो कई सारे काम करते हुए चलता है। ठीक उसी तरीके से जब एडीएच रिलीज किया गया था तो उसका मेन फंक्शन क्या था कि वाटर का क्या कराना है, रीअब्जॉर्प्शन कराना है। ठीक है, अब रीअब्जॉर्प्शन तो हो गया, लेकिन उसके कई सारे इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी पे। तो उसी तरीके से एक और एडीएच का इफेक्ट है, एडीएच बेसिकली अफेक्ट कर रहा है किसको, किडनी पे जाएगा और उसको किडनी का जो फंक्शनिंग है उसको अफेक्ट करेगा। कैसे, जो हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं उसको, देखिए अगर अपनी जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करना है। तो अपने लोगों को पता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो जो एरिया है ब्लड वेसल्स का एरिया, यानी कि देखिए ब्लड वेसल्स कैसी होगी, सर्कुलर होगी। ठीक है, अब सर्कुलर होगी हमारे पास ब्लड वेसल, अब इसको अगर अपने लोग नैरो कर देंगे तो बेसिकली जो प्रेशर है इसके अंदर का वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर प्रेशर बॉडी में ज़्यादा हो गया है तो उसको डायलेट कर देंगे, यानी कि उसका जो एरिया है उसको इंक्रीज कर देंगे, तो बेसिकली जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा और जो हमारी चीज़ें हैं वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगी। ठीक है, तो जो एडीएच है वो यही काम कर रहा है कि ब्लड वेसल्स का जो साइज है, यानी कि जो उसका सरफेस एरिया है सरकमफेरेंस का, उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, इस तरीके से उस पर अफेक्ट करेगा ताकि जो हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अब बैलेंस हो पाए। ठीक है, दिस कॉजेस इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अब देखिए जब एडीएच हमारा वर्क कर रहा है किस पे, ब्लड वेसल्स पे, ब्लड वेसल्स को या फिर इंक्रीज करा रहा होगा उसका डायमीटर या तो डिक्रीज करा रहा होगा, तो हमारे पास क्या हो गया, जब ये इंक्रीज या डिक्रीज करा रहा है तो फाइनली हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसमें भी तो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट आएगा। यानी कि जब देखिए कोई भी पाइप है, ठीक है, जब अपने लोग गार्डन में जब पाइप से पानी डालते हैं पेड़ों में
तो क्या करते हैं, जब उसका जो माउथ है उस पर जब वो प्रेशर लगाते हैं और उसका जो एरिया है उसको कम कर देते हैं, तो अपने लोगों को दिखता है कि जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया है और जो पानी है वो काफी दूर तक जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली और जब उसको ओपन कर देते हैं तो बेसिकली जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है और जो वाटर सप्लाई अपने लोग दे रहे हैं वो थोड़ा पास में जाके गिर जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वही चीजें हैं यहाँ पे। जब ईडीएच आया तो उसने क्या कर दिया, जो ब्लड वेसल्स है उसको नैरो कर दिया, उसका जो डायमीटर है उसको कम कर दिया, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है। तो उस पर ये अपना निर्भर करेगा। ठीक है, एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, अब जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो जिसे अपने लोगों ने पिछली वाली वीडियो में कवर कर लिया है डिटेल में। अब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो जो कि कहाँ पे हो रहा था, हमारे पास जो नेफ्रॉन वाला रीजन है, नेफ्रॉन का जो माउथ वाला रीजन है उसमें क्या था, हमारे पास ग्लोमेरुलस था। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस था हमारे पास जो नेफ्रॉन का जो माउथ वाला पोर्शन था। तो बेसिकली जब यहाँ पे क्या हो गया, जब इसका जो एरिया था यानी कि जो आने वाली यानी कि एफरेंट आर्ट्रियोल थी या फिर जो वेसल्स ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट है हमारे पास ग्लोमेरुलस में, उसमें जब उसका जब एरिया कम हो गया तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा और जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो नॉर्मल लेवल में चलने लगेगा। ठीक है, तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर बदलता है तो ठीक उसी से काफ़ी सारी बॉडी में जो फंक्शनिंग है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज, या फिर दूसरी भाषा में कह दो कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर बदलता है, जब वो अपनी नॉर्मल लिमिट से बाहर चला जाता है तो बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल लेवल पे नहीं हो पाती है। ठीक है, अब जब ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज हो गया तो ये अफेक्ट कर रहा है कि इसके पास ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो को, और जो हमारे पास जो जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट था उसको अब नॉर्मल कर दिया, नॉर्मल लेवल पे वो आ जाएगा, जो कि पहले अब नॉर्मल लेवल पे था, यानी कि पहले उसमें कुछ चेंजेस आ गए थे और अब जब अपने पास जब इंक्रीज हो गया ब्लड प्रेशर में तो यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली ये कर क्या रहा है कि जो ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो था उसको इंक्रीज करा दिया, जिसकी वजह से जो जीएफआर था यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट वो नॉर्मल लेवल पे आ चुका है। ठीक है, द जेजीए प्ले अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। ठीक है, देखिए अभी अपने लोगों को इस तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसी वीडियो के लास्ट में अपने लोग एक चार्ट के फॉर्म में समझ लेंगे तो अपने लोगों ने जो भी समझा है वो पूरा कंपाइल हो जाएगा एक ही चार्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास जेजीए है यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस है, जिसे अपने लोगों ने एक पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, पिछली वाली जो वीडियो है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास जेजीए यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस है जो हमारे पास प्ले अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। ये एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल प्ले कर रहा है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, ऐसे समझिए कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को रेगुलेट कर रहा है, ऐसे समझिए। अब देखिए जब फॉल हो रहा है किसमें, यानी कि जब जो भी नॉर्मल लेवल है फिल्ट्रेशन का यानी कि ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो का, यानी कि ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर का या फिर जीएफआर का, यानी कि जब जीएफआर में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट में नॉर्मल लेवल से फॉल हो गया, यानी कि नॉर्मल लेवल से नीचे आ गए हैं, फॉल हो गया उसमें, तब क्या हो रहा है हमारे पास, जब हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो जेजी सेल्स हैं, जेजी सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हमारे पास जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। डीसीटी, जहाँ पे हमारे पास डीसीटी और मेल्फिजियन बॉडी कंपाइल होती है वहीं पे ये हमारे प्रेजेंट होते हैं जेजी सेल्स। इसे अपने लोगों ने पिछली वाली वीडियो में कवर किया हुआ है। टू रिलीज, अब देखिए जो हमारे पास जेजी सेल्स हैं ये रिलीज कर देते हैं रेनिन, और रेनिन क्या करेगा हमारे पास जो जीएफआर है यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है, इसको बेसिकली फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, जीएफआर क्या है नॉर्मल रेट पे आ चुका है। तो जब जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है, ये जब जेजी सेल्स के थ्रू इसमें जब इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट आ रहा है, जब बेसिकली ये फॉल कर जा रहा है तो उस कंडीशन में जेजी सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं रेनिन को। अब रेनिन क्या करेगा, बेसिकली रेनिन का फाइनल काम अपने लोगों को देखने को मिलेगा कि
ये जो हमारे पास GFR है इसको नॉर्मल लेवल पे ला देगा। ठीक है, अब रेनिन क्या कर रहा है, जब जेजी सेल से रेनिन रिलीज हो गया, अब रेनिन क्या करेगा, अब रेनिन देखिए, रेनिन एक हार्मोन है और एंजियोटेंसिनोजन एक अलग हार्मोन है। तो रेनिन क्या हो गया, रेनिन अब रिलीज हो गया जेजी सेल्स के थ्रू। अब जेजी सेल्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, किडनी में। तो बेसिकली ऐसे अपने लोग मान सकते हैं कि किडनी से क्या हुआ, रेनिन रिलीज कर दिया गया। अब रेनिन जब रिलीज कर दिया गया तो ये कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि रेनिन एक और हार्मोन को कन्वर्ट कर रहा है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। देखिए नाम में क्या समझ में आ रहा है, लास्ट में लिखा हुआ है ओजन। तो ओजन जहां पे लिखा हो तो वहां पे अपने लोगों को समझना है ये कैसा है, इनएक्टिव हार्मोन है, यानी कि ये भी इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है। अभी बेसिकली ये सो रहा है, इसका कोई फंक्शन नहीं, अभी ये सोता हुआ हार्मोन है। तो ओजन जहां जिस भी हार्मोन के लास्ट में लिखा हो, यानी कि वो कैसा है, हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो रेनिन कन्वर्ट कर रहा है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, तो एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हुआ किसकी मदद से, रेनिन की मदद से। ठीक है, अब जो हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 है ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, तो रेनिन ने कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, अब देखिए क्या है, जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या है, पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। देखिए वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है, यहां पे वर्ड आया हमारे पास वैसो, यानी कि ब्लड वेसल्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो वैसो का मतलब क्या हो गया, ब्लड वेसल से रिलेटेड बात हो रही है। कंस्ट्रिक्टर का मतलब होता है कि उसका जो एरिया है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देना। जैसे मान लीजिए ये क्या था, हमारे पास ब्लड वेसल्स थी, अब इसका एरिया कम कर देना, उसका जो माउथ वाला एरिया है यानी कि जो उसका सरकमफेरेंस है उसको कम कर देना, उसका जो सरफेस एरिया है उसको कम कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये काम होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर क्या कर रहा है, जो भी ब्लड वेसल्स हैं उनका जो सरफेस एरिया है, या यानी कि बोल दो कि जो उनका सरकमफेरेंस वाला एरिया है उसको कम कर दे रहा है, कम कर देगा। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारे पास वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का। तो जब एंजियोटेंसिन 2 जब रिलीज होगा तो क्या हो जाएंगे, हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाएंगे और उनका जो एरिया है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब जब एरिया कम हो गया, अपने लोगों को पता है कि प्रेशर जो है, एक मिनट, अब अपने लोगों को पता है कि जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। ठीक है, अब जब एरिया को कम कर देंगे तो फाइनली जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब अगर एरिया को इंक्रीज कर देते तो प्रेशर हमारा डिक्रीज कर जाता। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे हो क्या रहा है, जब एंजियोटेंसिन 2 जब रिलीज हो गया तो ये कैसा है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, यानी कि ये हमारे पास जो ब्लड वेसल्स है उसका एरिया कम कर दिया। अब जब एरिया कम कर दिया तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, जो प्रेशर है उसके अंदर का, जो भी ब्लड का प्रेशर है, देखिए ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होगा जो ब्लड वेसल्स है। तो बेसिकली क्या हो गया, जब एरिया कम हो गया तो जो प्रेशर है उसके अंदर का, जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फाइनली क्या हो गया, हमारे पास जो GFR है यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है, जो कि हमारे पास ग्लोमेरुलस में बेसिकली देखने को मिलेगा, वो अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम था हमारे पास रेनिन का। तो बेसिकली जो फाइनल स्टेप है वो अपने लोगों को देखने को मिला कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया और जो GFR है उसको नॉर्मल लेवल पे ला दिया गया। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स। देखिए जो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 था उसका पहला तो काम था कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ठीक है, और उसका पहला काम था कि जो इसको GFR यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को, इसको जो ब्लड प्रेशर है उसमें इंक्रीज करना है और उसको नॉर्मल लेवल पे ला देना। ये तो इसका पहला काम था। अब दूसरा काम क्या है इसका, एंजियोटेंसिन 2 का, ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स। ये एक्टिवेट कर रहा है एड्रेनल कॉर्टेक्स। अब एड्रेनल कॉर्टेक्स कहां पे होगी, देखिए देखिए ये है हमारे पास किडनी। ठीक है, अब किडनी में क्या है, किडनी के ऊपर एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल
ग्लैंड। ठीक है, अब एड्रेनल ग्लैंड में एड्रेनल ग्लैंड का पार्ट होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला। ठीक है, अब जो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 रिलीज हुआ था ये एक्टिवेट कर रहा है एड्रेनल कॉर्टेक्स, जो कि बेसिकली एक पार्ट है किसका, एड्रेनल ग्लैंड का। ठीक है, अब ये क्या करेगा, टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। तो जो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 है वो बेसिकली बोल रहा है, वो एक्टिवेट कर रहा है एड्रेनल कॉर्टेक्स को। अब जो हमारे पास एड्रेनल कॉर्टेक्स ग्लैंड है ये रिलीज करा देगी एल्डोस्टेरॉन। अब एल्डोस्टेरॉन क्या है, एक और तरीके का हमारे पास हार्मोन है जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, एल्डोस्टेरॉन इसका नाम है, जो कि रिलीज हो रहा है कहां से, एड्रेनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, अब जो हमारे पास एल्डोस्टेरॉन है कॉजेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल्स। ठीक है, तो पहला काम इसमें अपने लोगों ने देखा था कि पहला काम क्या था हमारे पास, कि जो ब्लड वेसल है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करा दिया गया था और वहां से क्या हो गया था, हमारे पास जो जीएफआर है वो नॉर्मल आ गया था। अब दूसरा ये काम क्या कर रहा है कि जो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 है ये एक्टिवेट कर दे रहा है एड्रेनल कॉर्टेक्स को, और जो हमारे पास एड्रेनल कॉर्टेक्स है ये रिलीज करा दे रहा है एल्डोस्टेरॉन को। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन को ये रिलीज करा रहा है, और एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन है हमारा ये रेस्पॉन्सिबल है रीएब्जॉर्प्शन के लिए सोडियम आयंस और वाटर का। तो सोडियम आयन और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कहां से, जो नेफ्रॉन का डिस्टल पार्ट है, यानी कि अगर मान लीजिए कि ये है हमारे पास नेफ्रॉन और ये है लूप ऑफ हेनले, फिर आया हमारा डीसीटी और फाइनली हमारे पास आ गया कलेक्टिंग डक्ट। तो डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का मतलब है कि जो ये वाला पोर्शन यानी कि पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, इनसे क्या होगा, जो हमारे पास जो सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है उसको और भी इंक्रीज करा दिया जाएगा और बॉडी का जो फ्लूइड लेवल है वो बेसिकली नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास जो जीएफआर है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, दिस ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब वाटर और सोडियम का जब रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब जो ब्लड प्रेशर है और जो जीएफआर है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा किसमें, ब्लड प्रेशर में, और जो हमारे पास जो जीएफआर है वो अपना नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, अब दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अब देखिए अपने लोग बातचीत कर रहे थे यहाँ पे, तो अपने लोगों को बेसिकली 2-3 हार्मोन के बारे में पता चला। पहला है हमारे पास रेनिन और दूसरा हार्मोन हमारे पास कौन सा है, एंजियोटेंसिन। तो अपने लोगों ने नाम दे दिया रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अब जो हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है अब जो हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है इसका बेसिकली फाइनल काम क्या है, इसका फाइनली जो गोल है वो क्या है, पहला कि हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज करना, और दूसरा काम क्या है कि जो जीएफआर है यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है उसको नॉर्मल लेवल पे लाना, चाहे फिर वो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा के करना हो, या फिर ब्लड का जो वॉल्यूम है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करा के करना हो, या फिर वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करके करना हो। तो बेसिकली जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है इसके 2 काम है। पहला क्या है कि जो ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज कराना, और दूसरा जो फाइनल इसका जो मेन काम है वो क्या है, हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को नॉर्मल लेवल पे लाना, उसको मेंटेन करके रखना। तो ये बात हो गई हमारी रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म की। ठीक है, अब देखिए क्या है, एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द आर्टरिया ऑफ द हार्ट कैन कॉजेज द रिलीज ऑफ आर्टियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। अब देखिए जब ब्लड फ्लो में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि वहां पे क्या हो गया था, हमारे पास वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया था, और जो ब्लड वेसल्स थी उनमें उनका जो एरिया था वो कम हो गया था, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है, जो ब्लड प्रेशर है उसमें इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से जिसका जो इफेक्ट है वो अपने लोगों को हार्ट पे देखने को मिलेगा। तो हार्ट में क्या हो गया, हार्ट का जो आर्टरिया वाला पोर्शन है उस पर बेसिकली इसका इफेक्ट हुआ, और जिसकी वजह से जो हार्ट का जो आर्टरिया वाला जो रीजन है वहां से एक फैक्टर रिलीज हुआ जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, आर्टरियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। तो जो बेसिकली जो आर्टरियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर है ये रिलीज किया जाता है हार्ट के जो आर्टरिया वाला पोर्शन है। देखिए हार्ट में क्या होता है, 2 पोर्शन होते हैं, एक तो होता है आर्टरिया जो कि अपर वाला चैम्बर होता है, और उसके नीचे होते हैं हमारे पास वेंट्रिकल्स। तो हार्ट में क्या होता है, जब आर्टरिया
रिलीज कर रहा है हमारे पास एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज किया जा रहा है आर्टरिया वाले रीजन के थ्रू। ठीक है, अब इसको अपने लोग एएनएफ के नाम से भी जानते हैं। तो एएनएफ क्या कर रहा है, वैसोडाइलेशन। अभी क्या करेगा, देखिए जब जो हमारे पास ब्लड वेसल्स थी तो वहां पे क्या हो रहा था, हमारे पास उसका एरिया कम कर दिया गया था और बेसिकली हमारा जो जीएफआर था वो नॉर्मल आ गया था। अब जब जीएफआर नॉर्मल आ गया है तो अपने लोगों को जो ब्लड वेसल है उसका जो एरिया है, यानी कि उसका जो भी सरफेस एरिया है वो जो कंस्ट्रिक्ट हो गया था, यानी कि बहुत ही नैरो हो गया था, उसको अब नॉर्मल लेवल पे लाना है। यानी कि बेसिकली जो हमारे पास ब्लड वेसल है वो नैरो हो गई है, अब इसको डायलेट करना है, इसको नॉर्मल लेवल पे लाना है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब जीएफआर हमारा नॉर्मल लेवल पे आ गया तो हमारे पास जो ब्लड प्रेशर था उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास आर्टरिया जो अपने पास हार्ट का जो, देखिए यहां पे अपने लोग समझने की कोशिश करते हैं एक नए चार्ट में। जब हमारे पास जीएफआर, यहां से नहीं, अपने लोग यहां से समझते हैं, जब क्या हुआ हमारे पास वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, ठीक है, यानी कि जो ब्लड वेसल था उसका एरिया नैरो हो गया, कम हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट था वो इंक्रीज हो गया। इसकी वजह से क्या हो गया, जो हमारे पास जीएफआर था वो हमारा नॉर्मल लेवल पे आ गया, जीएफआर जो था हमारा नॉर्मल लेवल पे आ गया। अब देखिए जीएफआर हमारा नॉर्मल लेवल पे आ गया है, लेकिन इसी पॉइंट पे क्या है, जो हमारा वैसो कंस्ट्रिक्शन है यानी कि जो इसका एरिया है वो उतना ही बना हुआ है, उसको अब क्या करना है, इसको ओपन करना है ताकि जो हमारा जीएफआर है ये नॉर्मल लेवल पे रहे, अब फर्दर इंक्रीज ना हो। तो अब क्या करना है, जो हमारे पास जो भी सरफेस एरिया था ब्लड वेसल्स का उसको अब डायलेट करना है, यानी कि उसको अब इंक्रीज करना है। ठीक है, तो जब जीएफआर नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, इसके बाद क्या होता है, जब ये नॉर्मल लेवल पे आ गया तो ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने के कारण जो हमारे पास हार्ट है उसके पास, उसको पता चलता है कि भाई बीपी इंक्रीज हो गया है। अब जब बीपी इंक्रीज हो गया है तो हार्ट का जो आर्टरिया वाला रीजन है, जो हमारे पास आर्टरिया वाला रीजन है हार्ट का, वो रिलीज कर देगा हमारे पास आर्टरी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि फाइनली क्या कराएगा, वैसोडाइलेशन कराएगा। वैसोडाइलेशन का मतलब होता है जो भी ब्लड वेसल हैं उनका जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करा दिया जाएगा। बेसिकली ऐसे समझिए कि जो ब्लड वेसल है उसको ओपन करा दिया जाएगा और वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी, उसका वेसल को डायलेट करा दिया जाएगा। डायलेट का मतलब क्या होता है, ओपन होना या फिर नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो जाना, जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो गया। तो बेसिकली काम क्या हो रहा है, जब वैसो कंस्ट्रिक्शन हुआ जिसकी वजह से जो हमारा जीएफआर था नॉर्मल आया, उसके बाद क्या हुआ, बीपी जब इंक्रीज किया तो हार्ट को पता चला कि भाई बीपी इंक्रीज हो गया है और अब जीएफआर भी नॉर्मल है, तो हार्ट का जो आर्टरिया वाला पोर्शन था वहां से हमारा एएनएफ यानी कि नाइट्रियूरेटिक फैक्टर है वो रिलीज कर दिया गया और बेसिकली यहां से क्या हुआ, वैसोडाइलेशन होगा और जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो अब नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, अब एएनएफ कैन कॉजेज द वैसोडाइलेशन, यानी कि अब जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो गई हैं, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जा रहा है ब्लड प्रेशर में, जो भी हमारा ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। देखिए ब्लड प्रेशर क्या था, हाई लेवल पे था, अब डिक्रीज होते हुए वो अपना आ जाएगा नॉर्मल लेवल पे जो उसका होता है। ठीक है, अब एएनएफ मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट एज अ चेक इन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, देखिए हो क्या रहा है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो है यहां पे क्या हो रहा है कि जब जो भी हमारे पास जब रिलीज होगा एएनएफ, देखिए जब यहाँ पे एएनएफ रिलीज हो गया यानी कि जो अपनी बॉडी की जो भी कंडीशन है यानी कि जो जीएफआर लेवल है वो नॉर्मल आ गया है, और जब एएनएफ यानी कि एट्री नाइट्रियूरेटिक रिलीज, एट्री न्यूरेटिक फैक्टर जो है रिलीज हो गया, तो अब बॉडी को पता चल जाएगा कि भाई एएनएफ आ गया है, यानी कि जो भी कंडीशंस थी वो फुलफिल हो गई हैं और जो जीएफआर है वो नॉर्मल लेवल पे आ चुका है। तो अब ये क्या करेगा, एक फीडबैक के तरीके से अपना मैसेज बता रहा है कि अब रेनिन की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है उसको बंद कर दिया जाए। तो बेसिकली उसके एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरीके से वर्क कर रहा है कि जब
एएनएफ रिलीज कर दिया जाएगा तो यानी कि अपने लोग समझ लेंगे कि अब रेनिन को रिलीज कराने की कोई जरूरत नहीं है। जो अपने पास रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है इसको स्विच ऑफ करा दिया जाए बेसिकली, क्योंकि अब जो कंडीशंस हैं बॉडी की वो नॉर्मल कंडीशन पे चलने लगी हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है हमारे पास एएनएफ। ठीक है, अब अपने लोग समझते हैं एक चार्ट के फॉर्म में, ताकि जो ओवरव्यू है वो अपने लोगों के जो ब्रेन में है वो एक तरीके से सेट हो जाए। अब देखिए रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में क्या होता है। अब जो हमारा ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर में जब जो भी नॉर्मल ब्लड प्रेशर था उससे कम हो गया, यानी कि ब्लड प्रेशर अब कम हो गया। ठीक है, अब जब ब्लड प्रेशर कम हो गया तो उसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे पास किडनी पे। तो किडनी ने देखा कि जब ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो किडनी क्या रिलीज कर रही है हमारे पास, रेनिन नाम का जो हार्मोन है वो रिलीज कर रही है। ठीक है, अब ये बात हुई हमारी यहाँ तक कि किडनी ने जो हमारा रेनिन नाम का हार्मोन है वो रिलीज कराया क्योंकि जो ब्लड प्रेशर था उसमें डिक्रीमेंट हो गया था, उसका जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो हमारे पास लीवर है, लीवर फॉर्म कर रहा है एंजियोटेंसिनोजन। अब एंजियोटेंसिनोजन क्या है, ओजन लिखा हुआ है, यानी कि एक इन एक्टिव फॉर्म का हार्मोन है। ये क्या हो रहा है, एक सोता हुआ हार्मोन है एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, तो एंजियोटेंसिनोजन लीवर बना रहा है। अब क्या होगा, जब रेनिन रिलीज कर दिया गया तो रेनिन जाएगा एंजियोटेंसिनोजन के पास, कहेगा भाई उठो उठो, उसको उठा देगा, सोती नींद से जगा देगा। ठीक है, अब जो हमारे पास एंजियोटेंसिनोजन है ये फटाक से कन्वर्ट हो जाएगा, तैयार व्यार हो जाएगा, तो इसे अपने लोग नाम क्या दे देंगे, एंजियोटेंसिन 1। अब जो एंजियोटेंसिनोजन था वो रेनिन के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया। अब जो हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 है उस पे क्या हुआ, हमारे पास जो लंग्स हैं हमारे, उनसे एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एक एंजाइम रिलीज किया जाता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि बेसिकली एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, तो जब एंजियोटेंसिन 1 आया और उसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट किया जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, अब जो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 है ये बेसिकली 3 तरीके से काम कर रहा है। पहला, ये हमारा किडनी पे काम करेगा, सेकंड ये हमारा ब्रेन पे काम करेगा, और फिर ये हमारा हार्ट पे काम करेगा। तो हमारे पास जो एंजियोटेंसिन 2 है ये बेसिकली बॉडी के 3 ऑर्गन पे काम कर रहा है। पहला है किडनी, ब्रेन, फिर है हमारे पास हार्ट। ठीक है, तो जब बात हो रही है किडनी की, और किडनी में भी कौन सा, जो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 आएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये है किडनी और इसके ऊपर ये क्या है हमारे पास, एड्रेनल ग्लैंड है। अब जो भी बॉडी की ग्लैंड है उसको अपने लोग आगे वाले जो भी चैप्टर है उसमें अपने लोग कवर करेंगे। तो अपना जो भी ये हार्मोन से रिलेटेड जो भी वर्क है वो सारा वहाँ पे उसकी जो फंक्शनिंग है वो सारी वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। फिलहाल इतना समझिए, ये है किडनी और किडनी के ऊपर एक हमारे पास ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम है हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड। अब एड्रेनल ग्लैंड के 2 पार्ट हैं, एक है हमारे पास एड्रेनल मेडुला और दूसरा है हमारे पास एड्रेनल कॉर्टेक्स। अब जो एड्रेनल ग्लैंड का एड्रेनल कॉर्टेक्स वाला रीजन है वो देखेगा कि भाई एंजियोटेंसिन 2 आया है तो ये रिलीज करना स्टार्ट कर देगा हमारे पास एल्डोस्टेरोन को, और जो एल्डोस्टेरोन नाम का जो हमारे पास हार्मोन है ये फाइनली वर्क करेगा किस पे, किडनी पे। तो किडनी के ऊपर वाले सरफेस जहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट है बेसिकली वो रिलीज क्या कर रही है, एल्डोस्टेरोन रिलीज कर रही है, और जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो वर्क कर रहा है हमारे पास किडनी के ऊपर वर्क स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारे पास एल्डोस्टेरोन है ये किडनी पे वर्क करेगा और फाइनली ये क्या कर रहा है, सॉल्ट और वाटर का क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है। बेसिकली जो अपने लोगों ने देखा था कि भी जो सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था वही काम यहाँ पे कराया जा रहा है। ठीक है, तो अपने लोगों ने ये देखा। अब क्या हुआ, अब देखिए जो हमारे पास सॉल्ट और वाटर का जो भी रीअब्जॉर्प्शन था उसका फाइनली काम क्या होगा, हमारे पास जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको एलिवेट कर देगा, यानी कि उसको नॉर्मल कंडीशन पे ला देगा। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, एंजियोटेंसिन जो 2 था वो अफेक्ट कर रहा था किसको, ब्रेन को। अब ये जाएगा हमारे पास ब्रेन के पास, हाइपोथैलेमस वाले पोर्शन के पास, और क्या बोलेगा भाई प्यास लगी है, थर्स्ट लगी है, ताकि जो वाटर का इनटेक है अपने लोग जब पानी पिएंगे तो बॉडी का जो बॉडी में जो भी फ्लूइड लेवल है या फिर जो ब्लड प्रेशर है वो
उस पर इफेक्ट पड़ेगा और वो अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दूसरा काम क्या हो गया भाई, हाइपोथैलेमस के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई अब प्यास लगी है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और अपने लोग पानी जब पिएंगे उसके बाद क्या होगा, जब जो भी बॉडी की जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग है वो परफॉर्म होने लगेगी। ठीक है, अब जब अपने लोग थर्स्ट एंड ड्रिंकिंग जो सिग्नल आया कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, उसका जो फाइनली फंक्शन क्या होगा हमारे पास, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल लेवल पे आ गया है। अब तीसरा ये किस पे अफेक्ट कर रहा था, एंजियोटेंसिन 2 तीसरा किस पे अफेक्ट कर रहा था, हार्ट पे। तो ये गया भाई हमारे पास हार्ट के पास और बोला कि हार्ट क्या कराएगा, अब हमारे पास वैसो कंस्ट्रिक्शन करा रहा है, हार्ट के पास जाएगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया, यानी कि क्या हो गया हमारे पास, देखिए हार्ट से क्या हो गया हमारे पास, वैसो कंस्ट्रिक्शन भी हो सकता है और वैसो डायलेशन भी किया जा सकता है। बेसिकली ओवरऑल अपने लोगों को रिजल्ट क्या निकालना है कि जो ब्लड प्रेशर है उसमें नॉर्मल कर दिया जाए। तो बेसिकली जो हमारा ये जो फ्लो चार्ट था वो कंप्लीट हुआ। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि जब किडनी को पता चला कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उसने रिलीज किया रेनिन। अब रेनिन कन्वर्ट कर रहा है एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम को, जो कि लीवर के द्वारा बनाया गया था, उसको कन्वर्ट कर दे रहा है एंजियोटेंसिन 1 में। अब जो हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 था वो एक एंजाइम जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि बेसिकली लंग्स से निकल रहा है, उसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। और जो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 है ये बेसिकली बॉडी के 3 अलग अलग ऑर्गन्स पे काम कर रहा है, किडनी, ब्रेन एंड हार्ट पे, जिसकी वजह से ये तीनों पे काम करेगा और फाइनली क्या हो जाएगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है, जब ये नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा तब क्या होगा, एक हमारे पास सिग्नल जाएगा वापस से किसके पास, हार्ट के पास, और बोला जाएगा कि भाई अब एएनएफ यानी कि एट्री नेट्री यूरेटिक फैक्टर को रिलीज कर दिया जाए। और फाइनली क्या होगा हमारे पास, वैसो डायलेशन होगा, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उसका जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा और जो बॉडी की जो भी फंक्शनिंग है वो नॉर्मल लेवल पे अब परफॉर्म होने लगेंगी। तो ये था हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपने लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। आप लोगों को अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें।